देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो फटाफट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, फटाफट हेडिंग डालो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फटाफट। लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के नीचे लिखो दिस क्वांटम नंबर्स describe the behavior of electron in magnetic field. This quantum number describe the behavior of electron in magnetic field. Behavior of electron in magnetic field. ठीक है, मतलब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को चेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के बारे में बात करेगा। कहाँ पे करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। समझ में आ रहा है? सबको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कुछ लाइंस होता है ना। मैग्नेटिक लाइन कैसे होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है ना यार। अरे बोलो यार, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को पता करेगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? m से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके लिए पहले नोट डाल के हम लोग कुछ लिख लेते हैं। लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का रेंज क्या होता है? हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स लाई करेगा -L2 + L, -L2 + L। ठीक है, L का मतलब क्या था? एजिमुथल क्वांटम नंबर, लास्ट डे पढ़ा था, याद है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। और m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -L से लेके +L। तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होगा? अगर ये पूछता हूँ तो तुमको फटाफट पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल्स के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर्स क्या होता है। व्हाट इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल? 0। तो अगर l का वैल्यू 0 आता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, अगर मैं p ऑर्बिटल के लिए बात बोलूँ कि p ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या आ सकता है, तो p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना आ रहा है? अगर l का वैल्यू 1 आता है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है? -L2 + L होता है ना यार। अरे बोलो, -L2 + L होता है। तो -L का मतलब -1 है ना। अरे बोलो यार, क्या बोला? -L2 + L मतलब -1 0 + 1, ये हो सकता है ना पॉसिबल वैल्यू। अरे बोलो यार। अच्छा, तो अगर मैं d का बात करूं तो d का क्या होगा? d ऑर्बिटल्स का पॉसिबल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। d ऑर्बिटल्स मतलब l का वैल्यू 2, तो l का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो m का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? -2 2 + 2, -2 2 + 2, तो -2 + 1 0 + 1 + 2, ये हो सकता है ना पॉसिबल वैल्यू। सिमिलर वे अगर मैं f का बात बोलूं तो f का बताओ। ठीक है, अच्छा, तो f ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा? l का वैल्यू 3। तो पॉसिबल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो गया। ध्यान देने वाला एक चीज यहाँ पे है कि तुमको पता है ना s ऑर्बिटल का एक ही रूम होता है। अरे बोलो यार, तो अगर उसका एक ही रूम होता है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है ना यार, मतलब 0 आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है। p ऑर्बिटल्स का कितना रूम होता है? कितना रूम होता है? 3 रूम होता है। तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू क्या 3 आ रहा है? अरे बोलो यार। सिमिलर वे d ऑर्बिटल्स का रूम कितना होता है? 5। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? f ऑर्बिटल्स का रूम कितना होता है? 7। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 7। इससे अपने को ये समझ में आता है कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल इज 5। समझ में आ रहा है? 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वाला ऑर्बिटल है, तो पता करो कि कौन सा ऑर्बिटल है। तो आंसर क्या देना चाहिए तब? d ऑर्बिटल्स। तो अपना ये भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को देख के हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 5 रूम है और 5 रूम में मुझे क्या मिला? अलग अलग मिला ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मतलब ये इंडिविजुअल रूम्स का भी इंफॉर्मेशन देता है, मतलब एक इंडिविजुअल रूम का भी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि मान लेते कि ये मेरा px ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल्स का 3 रूम होता है ना। फर्स्ट रूम का नाम क्या होता है? px, सेकंड रूम का नाम क्या होता है? pz, थर्ड रूम का नाम क्या होता है?
समझ में रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है। इससे अपना फायदा क्या होगा कि अगर मुझे ऐसा समझ में आता है कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आ रहा है +1, कितना आ रहा है +1, तो +1 आएगा तो वो किसके लिए बात करेंगे हम लोग, पी एक्स का बात करेंगे। समझ में आ रहा है चीज। तो ऐसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू से हम लोग कौन सा ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे वो भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल के लिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल ये वाला कॉपी में उतारो। ठीक है, ये उतारने का जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल्स का शेप्स के बारे में देखते हैं अभी। ठीक है, शेप्स के बारे में देखेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा नेक्स्ट वाला जो अपना मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर्स है वो पता चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मेरे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितना होगा, एस आएगा ना यार, अरे बोलो यार। एस का शेप होता है स्पेरिकल। कैसा शेप होता है, स्पेरिकल शेप, है ना। स्पेरिकल शेप का मतलब वो कैसा टाइप का होगा, ऐसा टाइप का होगा ना यार, अरे बोलो यार। इसका ऐसा टाइप का आ जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल्स का बात बोलूँ तो पी ऑर्बिटल्स कैसा टाइप होता है, डंबल शेप। डंबल शेप जिम में होता है ना डंबल, अरे बोलो यार, जिम में डंबल होता है ना, साइड में बड़ा वाला बीच में छोटा, ऐसा होता है ना। तो सिमिलर वे यहाँ पे भी पी शेप, पी वाला कैसा होता है, डंबल शेप। लेकिन पी में क्या है, 3 रूम होता है, एस में तो एक ही रूम था, उसके वजह से सारा एस के लिए यही डायग्राम है। मतलब उसका शेप कैसा होगा, हमेशा स्पेरिकल होगा। समझ में आ रहा है। स्पेरिकल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा मुझे, बस इसी के अंदर मिलेगा। बुच्छे नहीं ना, बुच्छे ना। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स का कितना रूम होता है, 3 रूम। फर्स्ट रूम पी एक्स, नेक्स्ट पी वाई, नेक्स्ट क्या मिला मुझे, पी जेड, ये होता है ना मेरा। अच्छा, तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, डंबल शेप। तो एक्स के लिए, पी एक्स के लिए अलग डायग्राम, पी वाई के लिए अलग डायग्राम, पी जेड के लिए अलग डायग्राम। बस मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, अरे बोलो यार। तो मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे पी एक्स को डोनेट करना है ना यार, तो मुझे वाई का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा कैसा होगा डायग्राम, देखो यहाँ पे ऐसा होगा। समझ में आ रहा है, ये डंबल जैसा लग रहा है ना यार, अरे बोलो यार, लग रहा है ना डंबल, है ना। तो ये वाला किसका डायग्राम हो गया, पी ऑर्बिटल इज अ डंबल शेप, है ना। और एक्स के लिए लिखा तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, एक्स। ठीक है, अगर मुझे पी वाई का डायग्राम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक डंबल बना दूंगा। तो ये वाला रूम मेरा किसका हो गया, पी वाई का डायग्राम। अगर मुझे पी जेड का बनाना है डायग्राम, तो पी जेड का कैसे होगा, ये मैं मान लेता हूँ कि ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डंबल रखना है। बस मुझे एक चीज़ करना है, एक्सिस को डिफरेंट करना है ना। पहले पी एक्स का बनाना था तो एक्स डाला, पी वाई का बनाना था वाई डाला, अगर जेड का बनाना होता तो जेड डालेंगे। बोलो, एक साथ नहीं कर सकते ना, मुझे बस पी एक्स का करना है, पी वाई का करना है, पी जेड का करना है, एक साथ नहीं कर सकते। अगर मैं एक साथ करूँगा तो इसका कुछ ऐसा लगभग डायग्राम होगा, देखो कुछ ऐसा आएगा ना इसका, अगर एक साथ मैं डायग्राम करूँ। समझ में आ रहा है, तो नहीं हो सकता ना एक साथ, तो अलग अलग होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स का। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल। डबल डंबल, डबल डंबल का मतलब, पहले तो एक डंबल को यूज़ किया ना, अभी डबल डंबल का मतलब 2 डंबल को यूज़ करना है। ठीक है, देखो ये जो मैंने स्पेरिकल एस का बनाया, ये जो मैंने पी का बनाया, ये क्या होता है, जो अपना एलिमेंट्स होगा ना, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांसेस है, इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है, वो डिसाइड करता है ये शेप्स। समझ में आ रहा है। स्पेरिकल शेप्स का मतलब ये जो शेप्स है, इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस होता है, इसके बाहर मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, पी एक्स का अगर बात बोलूँ तो पी एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के लाइन पे डंबल जो होगा उसी डंबल के अराउंड मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वाई एक्सिस में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। पी वाई का बात बोलूँ तो वाई एक्सिस के अराउंड में जो डंबल होगा उसी में मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है, दूसरी जगह पे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता।
समझ में आ रहा है? तो हर एक इलेक्ट्रॉन का नेचर अलग अलग हो जाता है अगर वो px, py और pz में पहुंच जाए, है ना। अलग अलग हो गया तो उनका अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आना पड़ेगा ना यार। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए अपने पास कौन सा था, ये वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। समझ में आ रहा है चीज? नेक्स्ट वाला डी वाला क्या होता है, डबल डंबल, मतलब 2 डंबल को यूज करना है। पहले वाला पी में हम लोगों ने कितना डंबल यूज किया, 1 डंबल को। अब डी में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 डंबल को यूज करना है। तो डी के पास टोटल नंबर ऑफ रूम कितना होता है, बोलो यार? 5 रूम होता है। तो 5 रूम का अलग अलग नाम होगा ना यार। जैसे पी वाला में px, py, pz था, तो डी वाला में भी तो अलग अलग नाम होना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का नाम होता है dxy, क्या नाम होता है, dxy। सेकंड वाले का नाम होता है dyz, ठीक है। थर्ड वाले का नाम होता है dzx, xy, yz, zx। नेक्स्ट वाले का नाम होगा dx² माइनस y स्क्वायर, x² माइनस y स्क्वायर। और लास्ट वाले का नाम होगा dz²। जैसे P में तीनों का अलग अलग नाम था, सो D में भी यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहा है, ठीक है। 5 रूम में अलग अलग नाम है। S का तो कोई भी नाम नहीं होगा क्योंकि वो एक ही रूम है, मतलब एक ही घर है उसके पास। वहाँ पे किचन भी है, उधर बेडरूम भी है, उधर ड्राइंग रूम भी है, उधर बाथरूम भी है, तो उसका अलग अलग नाम हो सकता है क्या यार? लेकिन अपने पास अगर हम लोग थोड़ा धनी हो गया ना, थोड़ा रिच पीपल हो गया, तो अपने पास अलग अलग होता है ना, किचन अलग, अरे बोलो यार, बाथरूम अलग, है ना, और अपना बेडरूम अलग। तो ये हो गया ना किचन, बाथरूम, बेडरूम। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट वाला अपना और ज़्यादा रिच पीपल है ना, बहुत ज़्यादा रिच है, तब क्या हो गया, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, अलग अलग है सब कुछ। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और एफ वाला तो और भी ज़्यादा है ना, और ज़्यादा धनी है, इसलिए हम लोग उसका डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, x² माइनस y², dz²। तो सबका डायग्राम देखते हैं। बोलो क्या नाम कैसे आता है, तुम्हारा नाम कैसे हुआ? बोलो सर। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी बताता हूँ। dxy आया, yz आया, zx आया, और x² माइनस y² और dz²। तो फटाफट फर्स्ट हम लोग डायग्राम बनाते हैं dxy का। तो यहाँ पे क्या है, 2 एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा एक्सिस, x और y, है ना। तो मैं लिख देता हूँ x और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y, ठीक है। d ऑर्बिटल्स का शेप कैसे होता है, मतलब 2 डंबल को यूज करना है ना। एक डंबल में कहाँ डालूंगा, x में, और दूसरा डंबल में कहाँ डालूंगा, y में। तो देखो कैसे होगा डायग्राम। ये वाला हो गया x वाला, ठीक है। फिर दूसरा वाला डंबल इधर डाला, तो ये वाला शेप किसका हुआ, dxy का। समझ में आया xy नाम क्यों हुआ, क्योंकि x में एक डंबल और y में एक और डंबल, तो इसकी वजह से क्या होगा। और किसका ऑर्बिटल का डायग्राम बना रहे, d का बना रहे, सो dxy, ठीक है। नेक्स्ट वाला dyz। बोलो तुम बताओ dyz में क्या होगा। ये मान लेता हूं मैं ये y है ना, और इसको मैं मान लेता हूं ये z है, ठीक है। ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। ये किसका बन गया, yz का। zx का होने से कैसे होगा, ये मान लेता हूँ x, ये मान लेता हूँ z, इसका नाम होगा dzx। 2 डंबल को रखना है, एक डंबल x पे रखा, दूसरा डंबल मैंने z में रख दिया, ठीक है। तो 3 मैंने बना दिया। इसके बाद मेरे पास क्या होता है, dx² माइनस y²। तो x² माइनस y², देखो ये x डाला, ये मैंने y डाला, ये थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दो इसका, ये थोड़ा गलत हो गया अलाइनमेंट। तुम लोगों ने कॉपी में बना दिया क्या, इसका ऐसे होगा, x y प्लेन पे आएगा, प्लेन पे। समझ में आ रहा है, मतलब 3 होता क्या है प्लेन में, और 2 होता है एक्सिस के ऊपर। अभी बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा चेंज करो। ठीक है, बस क्या क्या एक्सिस से हटा के प्लेन पे डाल दिया। प्लेन का मतलब समझ में आता है यार। प्लेन का मतलब देखो यहाँ पे, ये मेरा मैं मान लेता हूँ ना, ये एक ओरिजिन है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन गया वो कैसा हो गया, x, ठीक है। ये वाला अगर y होता है, अगर मैं इसको y मानता हूँ, तो ये वाला क्या बन जाएगा, z। तो अगर मैं xy प्लेन बोलता हूँ, xy प्लेन का मतलब ये x, ये y, तो ये वाला क्या बन गया, xy प्लेन, ठीक है।
अगर मैं वाई जेड प्लेन बोलता हूँ तो ये मेरा मिला वाई, ये मिला जेड, तो ये वाला प्लेन क्या बन गया, वाई जेड प्लेन। अगर मैं बोलता हूँ जेड एक्स प्लेन, मतलब ये वाला क्या क्या था, ये वाला वाई था, ये वाला जेड था, है ना, तो वाई जेड प्लेन ये वाला हो गया ना। अगर मुझे एक्स जेड प्लेन बोलना है तो ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो ये वाला क्या बन गया, हाँ एक्स वाई जेड तो तीनों का ओरिएंटेशन है। देखो अभी तक क्लास 10 में तुम लोग जो पढ़ाई कर रहा था वो 2 एक्सिस के बारे में पढ़ाई कर रहा था ना, एक्स और वाई के बारे में पढ़ाई कर रहा था। मतलब जितना भी स्ट्रक्चर्स तुम लोगों ने पढ़ा वो सारा स्ट्रक्चर कैसा था, 2D स्ट्रक्चर्स, 2 डायमेंशनल था, ठीक है। 3 डायमेंशनल्स का बात बोले तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा, नया चीज़ मिलेगा। तो ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, ये मेरा जेड। मैं किसी को भी कुछ भी पकड़ सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही वाला एक्स होगा। हो सकता है कि तुम अगर इसको एक्स एज्यूम करता है तो इसको वाई एज्यूम कर सकता है, इसको जेड एज्यूम कर सकता है, अपने मर्जी से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक नया चीज़ समझना पड़ेगा, वो क्या होता है, प्लेन्स का कंसेप्ट। प्लेन्स का कंसेप्ट क्या होता है, एक्स वाई बीच वाला क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। वाई जेड बीच वाला क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। ये एक्स, ये वाई, ये वाला प्लेन क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट वाला डी एक्स वाई में क्या आ रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड में वाई जेड प्लेन पे, जेड एक्स में जेड एक्स प्लेन पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस के ऊपर। देखो अगर मैं एक्सिस के ऊपर ना डालूं, अगर मैं एक्सिस के ऊपर ना डालूं तो ये वाला सिमिलर टू ये वाला हो जाएगा ना यार, अरे बोलो यार, ये वाला क्या हो जाएगा, सिमिलर इसके जैसा हो जाएगा ना। तो एक चीज़ का 2 नाम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो देयरफॉर इसको एक्सिस के ऊपर रखना होता है और इसको प्लेन्स के ऊपर रखना होता है। लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर, तो इसको मैं जेड इज्यूम करता हूँ और एक जेड के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर मुझे 2 रखना है, ठीक है। तो उसका 2D विजन कुछ ऐसा होगा। अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि ऐसे कैसे हुआ, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 डंबल को एक एक्सिस के ऊपर रखा। अगर मैं 2 डंबल को एक एक्सिस के ऊपर रखूँगा तो तुम जब देखोगे ना उसको तो ऐसा कुछ होगा ना डायग्राम। अरे बोलो यार, बुच्चे नहीं ना, बुच्चे ना। ये मेरा जेड एक्सिस है ना, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डंबल को मैंने ऐसे, एक डंबल को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। दूसरा डंबल को मैंने थोड़ा साइड करके मैंने ऐसे रख दिया। तो 2D विजन जब देखोगे तब कुछ ऐसा आएगा ना डायग्राम। 2D समझ में आता है, नहीं आता, अभी भी नहीं आया समझ में? अरे बोलो यार, कितने लोगों को नहीं आया समझ में? एक, अच्छा, और बाकी सबको समझ में आया? देखो एक एक्सिस है, जेड एक्स वाई जो भी है, यहाँ पे क्या बोला, डी जेड स्क्वायर, मतलब जेड एक्सिस पे 2 डंबल को रखना है। जेड एक्सिस पे क्या रखना है, 2 डंबल को रखना है। तो ये मेरा जेड एक्सिस था, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक डंबल को लाके रख दिया, ठीक है। दूसरा वाला डंबल को मैंने थोड़ा साइड में रख दिया। तो मैं 2D विजन में जब देखूंगा ना, दूर से मैं जब इसको देखूंगा तो उसका कुछ ऐसे दिखाई देगा ना मुझे। अरे यार सर ये तो लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसा इसको घुमा के तो इधर कैप घुमाना नहीं है ना मुझे, नहीं सर, बोलो। मैं तो फ्रंट में देखूंगा ना, साइड व्यू नहीं चाहिए ना मुझे फ्रंट व्यू चाहिए। मैंने साइड व्यू से देखिए तो दोनों में कैप नजर आएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल नजर आएगा, क्यों नहीं आएगा। साइड व्यू से मुझे नहीं देखना है ना, मुझे एक ही व्यू से देखना है ना, समझ में आ रहा है? 3D है सर इसलिए। हाँ 3D है, लेकिन मुझे एक व्यू तो, पहले एक व्यू तो समझ लेते हैं ना, फिर हम लोग साइड व्यू में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, सेल्फी व्यू में जाएंगे, है ना। पहले एक व्यू को समझ लेते हैं। ये समझ में आया डी जेड स्क्वायर? अभी भी डाउट है तो बोलो यार। मतलब एक एक्सिस में 2 डंबल को अगर मैं रखता हूँ तो 2D विजन होगा ना वो, तो 2D विजन से मेरा कैसा आएगा, ऐसा शेप का आएगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 2 डंबल रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको देखूंगा तब ऐसा शेप में दिखने को मिलेगा। बात इतना ही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन्स के ऊपर था और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कहाँ पे था, एक्सिस के ऊपर। सो इन तीनों को मैं एक साथ बोलता हूँ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलता हूँ एक साथ, नॉन एक्सियल, क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर नहीं है। और इन दोनों को मैं एक साथ क्या बोलता हूँ, एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, लिख दो फटाफट, इन तीनों को एक साथ क्या बोलता हूँ, नॉन एक्सियल। वाई नॉन एक्सियल, अरे बोलो यार,
इसको नॉन एक्सियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, और इनको एक्सियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अच्छा नोट डाल के एक चीज लिखो, नोट डालो, नोट डाल के लिखो नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, NODAL, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोडल प्लेन। ठीक है, तो लिख दो साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी, नोडल प्लेन का मतलब एक प्लेन है, जैसे अभी समझाया था ना XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन समझाया था। तो XY, YZ और ZX प्लेन जैसा एक और प्लेन का नाम क्या होता है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब ये होता है कि ऐसा एक प्लेन जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने का चांस। जैसे अगर मैं s ऑर्बिटल के बारे में बोलूं कि व्हाट इज द नोडल प्लेन फॉर s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होगा अगर मैं बोलता हूं, तो तुमको पता है कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है शेप? स्फेरिकल होता है। तो अगर उसका शेप स्फेरिकल होगा तो मेरे पास ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया, तीनों प्लेन्स पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है ना? अरे बोलो यार। तो व्हाट इज अ नोडल प्लेन फॉर s ऑर्बिटल? देयर इज नो नोडल प्लेन फॉर s ऑर्बिटल, क्योंकि हर एक प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है। और नोडल प्लेन का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? व्हाट इज अ नोडल प्लेन? अगर मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज अ नोडल प्लेन ऑफ px, px का मतलब तुमको पता है कि p ऑर्बिटल है तो डबल शिप होगा, x है तो x एक्सिस के ऊपर होना पड़ेगा, है ना? तो ये तुमने क्या कर दिया? x। समझ में आ रहा है? और x के ऊपर तुमने रख दिया डंबल। ठीक है, समझ में आ रहा है यार? तो ये जो x में तुमने डंबल रखा तो YZ में तो कोई डंबल नहीं है ना यार। और मैंने तुमको बोला था कि ये शेप मुझे क्या डिफाइन करता है कि इसी शेप के अंदर ही क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसी शेप के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और मैंने क्या बोला? px का तुमको नोडल प्लेन निकालना है तो p मतलब डंबल, x मतलब एक्सिस के ऊपर हो, तो YZ में तो कुछ भी नहीं है ना यार। अरे बोलो यार। तो व्हाट इज अ नोडल प्लेन फॉर px? YZ। आया समझ में चीज? तो बताओ व्हाट इज अ नोडल प्लेन फॉर py? ZX। तो व्हाट इज अ नोडल प्लेन फॉर pz? आया समझ में? तो मुझे नोडल प्लेन को याद रखने का जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना दिमाग में होना चाहिए कि नोडल प्लेन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, और s ऑर्बिटल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, बिकॉज कोई भी डायरेक्शन में तुम मूवमेंट करो हर डायरेक्शन में तुमको इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है। लेकिन इस केस में अगर तुम y एक्सिस में मूवमेंट करो तो तुमको इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस नहीं है, z एक्सिस में मूवमेंट करो तो इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस नहीं है, और x एक्सिस में बस तुमको इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है। तो दो एक्सिस में तुमको इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस नहीं है, तो y और z मिला के जो प्लेन होगा उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस 0 है। क्या है? 0। तो नोडल प्लेन क्या बन गया? YZ। बुच्छे नहीं ना? बुच्छे ना? क्लियर है ना? अच्छा, किसको किसको थोड़ा हार्ड लग रहा है बताओ यार, हाथ ऊपर करो तो। एक लास्ट क्लास एब्सेंट था, तुम प्रेजेंट था ना? अच्छा, और किसी को हार्ड लग रहा है बताओ? अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, स्टोरी, अभी तो स्टोरी है ना, अभी तो न्यूमेरिकल में भी नहीं पहुंचा, कहीं पे भी नहीं पहुंचा, अभी तो बिल्कुल स्टोरी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स अपने को समझ में आया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को कैसे निकालना है? -L2 अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन है या डाउनवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता है ना तुमको कि इलेक्ट्रॉन नंबर्स का वैल्यू हमेशा होगा ±½ क्या वैल्यू होगा? मतलब इतना सिंपल मुझे जिंदगी में आज तक नहीं मिला। s स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ±½ मतलब उसका और कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। अब उसका क्यों होगा ऐसा? अब देखो देखो, ±½ तो प्लस कब होगा? जब वो अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्टेड। तो माइनस कब होगा? जब वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। हाफ इसलिए है क्योंकि हमेशा जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हूं तो वो डोनेशन उसका कैसा होता है? ऐसे होता है ना यार। अरे बोलो यार। मतलब एक एरो को मैंने बीच से काट के 2 कर दिया। अरे बोलो यार। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने बोल दिया ये हाफ हो गया, ये वाला कैसा हो गया? -½ ये +½ ये -½ अब आया समझ में यार?
स्पिन क्वांटम नंबर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन उसका कैसा होगा वो डिसाइड करेगा। अगर कभी तुमको मिलता है कि स्पिन क्वांटम नंबर्स का वैल्यू मान लो मिलता है प्लस हाफ, क्या मिला, प्लस हाफ, तो अगर प्लस हाफ मिला तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड, समझ में आ रहा है। और अगर तुमको मिलता है मान लो प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ अगर मिलता है तो अपवर्ड भी है और साथ साथ डाउनवर्ड भी है, समझ में आ रहा है यार। लेकिन तुम बताओ यार, कभी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस हाफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब भी हम लोग पुट करते हैं हमेशा कैसा होता है 1 2 3, फिर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचता है फिर मैं देता हूँ ना। अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि हीलियम है ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है 1s2, ये होता है ना यार। अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ। तो इसका s के पास रूम कितना है, 1 रूम। इलेक्ट्रॉन कितना है उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। एक अपवर्ड डायरेक्टेड होगा, अरे बोलो, इसके बाद डाउनवर्ड वाला होगा ना यार। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना आया, प्लस माइनस हाफ। अगर मैं हाइड्रोजन का बात बोलूं, एटॉमिक नंबर इज 1, तो 1s1, अरे बोलो 1s1। s में कितना रूम, अरे s में कितना रूम होता है, इलेक्ट्रॉन कितना रखा, तो क्या रखे, अपवर्ड ही होगा ना यार। अरे बोलो, डायरेक्टली हम लोग डाउनवर्ड से तो स्टार्ट, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना आया वैल्यू, प्लस, मतलब माइनस हाफ एलोन पॉसिबल नहीं है, प्लस हो सकता है और प्लस माइनस हाफ हो सकता है। क्लियर, बुझे नहीं ना, बुझे ना, समझ में, इतना सिंपल है ना स्पिन क्वांटम नंबर। अपने को पहले से पता है वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस हाफ, है ना। मैग्नेटिक वाला में तो कुछ दिमाग लगाना था, है ना, और एज़िमुथल वाला में भी मुझे दिमाग लगाना था, और एन में भी दिमाग लगाना था, लेकिन इसमें तो मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना, हमेशा वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस हाफ, खत्म। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करते एक दो फिर समझते। इसको लिख दो पहले कॉपी में फटाफट। Find out the quantum numbers. Find out the quantum numbers for. Find out the quantum numbers for 4s. 4s का क्वांटम नंबर्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि 4s का क्वांटम नंबर्स निकालने का मतलब मुझे n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और साथ साथ s भी निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो n का वैल्यू कितना आएगा, बोलो कितना, 4। l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 होगा ना यार, क्योंकि m का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है, l के ऊपर। और s का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस हाफ, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना इधर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है मतलब फुल एज्यूमेशन एज्यूम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस हाफ। अच्छा, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन, अगर मैं लिखता मान लो 5s1, क्या लिखा मैंने, 5s1, इसका मुझे क्या करना है, क्वांटम नंबर्स निकालना है। n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस हाफ। आया समझ में यार, बुझे नहीं ना, बुझे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। थ्री डी का निकालो। सेवन एस, सिक्स पी, थर्ड वाला हो गया 3D में n का वैल्यू कितना आया, 3 आया, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू -2, -1, 0,
+1 +2, S का वैल्यू ±हाफ। नेक्स्ट वाला हो गया, N का वैल्यू 7, L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0 और S का वैल्यू ±हाफ। 6p, N वैल्यू 6, L वैल्यू 1, M वैल्यू -1 0 +1 और लास्ट वाला S का वैल्यू ±हाफ। हो गया। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी plus half, how many plus half spin quantum numbers are present in calcium? How many plus half spin quantum numbers are present in calcium? क्वेश्चन में क्या बोला कि कैल्शियम में कितना प्लस हाफ कॉन्फ़िगरेशन, प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। क्या डिफिकल्ट हो गया? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन पता होना ज़रूरी है। ठीक है, पैरागॉन का रिजल्ट सुना, 12 का रिजल्ट सुना, 90% आया है ना साइंस में। हाँ, और तुम लोगों को क्या करना है, उस 90% को क्रॉस करना है ना। कैल्शियम का कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अच्छा, किसी का 10 से अगर डिफरेंट आ रहा है तो बताओ। सबका 10 आ रहा है? चयन क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा तुमने कैल्शियम का? नहीं लिखा, वो तो लिखना पड़ेगा ना यार। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो 20 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ख़त्म ना यार? अरे बोलो, 20 हो गया ना यहाँ पे। 2 + 2 4, 4 + 6 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। तो 20 एटॉमिक नंबर था, 20 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? 1 मिला ना प्लस हाफ। अरे बोलो यार, सिमिलर वे मुझे यहाँ पे भी मिलेगा ना 1। यहाँ पे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले में 1, नेक्स्ट वाले में 3, नेक्स्ट वाले में 1। तो मतलब इससे मेरा एक बार समझ में आना चाहिए कि अगर उसका एटॉमिक नंबर 20 है तो आंसर 10 आएगा। अरे बोलो यार, क्योंकि हाफ तो आना पड़ेगा ना यार। अरे बोलो यार। अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लस ऑफ, लिख दो कॉपी में, हाउ मेनी प्लस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी प्लस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम, प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम। चलन, तुमने वीडियो नहीं देखा होगा, तो वीडियो क्यों नहीं देखा? वीडियो अगर तुम देखता तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकता था ना आराम से। और ये क्वेश्चन कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर है। समझ में आ रहा है? तुम क्लास के बाद मिलना मुझसे। एल्यूमिनियम का बताओ फटाफट, कितना आ रहा है? 7। किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ यार। सबका 7 आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। चयन देखो इधर कैसे होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 और 3p1, ये वाला है ना? तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? 1। यहाँ से कितना मिलेगा? 1। यहाँ से कितना मिलेगा? 3। कितना हो गया? 5, है ना? इधर से 1 6 और यहाँ पे तो 1 है ना बस इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो यार, तो उसके लिए तो बस प्लस हाफ होता है। तो टोटल कितना आ गया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी प्लस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स आर प्रेजेंट इन लिखा मैंगानीज, प्रेजेंट इन मैंगानीज, दैट इज Mn।
जल्दी जल्दी बताओ। तुम लोगों ने सीखा ना स्कैंडियम से जिंक तक, तो तुमको पता है ना मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होगा। 20 हो गया कैल्शियम, स्कैंडियम क्या हो जाएगा 21, इसके बाद टाइटेनियम 22, वेनाडियम 23, क्रोमियम 24 और मैंगनीज 25। करो। कितना आया 13। चलो इसका आ रहा है 13, किसी का डिफरेंट है तो बताओ। मेरे हिसाब से तो आंसर 13 नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना यार। थर्टीन श्योर 13। किसी का 13 से डिफरेंट आंसर है? तुम्हारा कितना आया 13 आ रहा है सबका? अरे फिर तो मैं गलत हुआ है ना। चलो चेक कर लेते हैं फिर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना हो गया 20। इसके बाद 4s के बाद क्या आता है 3d, कितना आता है 3d। 3d में कितना रखेंगे 5, 20 और 5 25। यहाँ से कितना मिला 1 मिला है ना, यहाँ से कितना मिला 1 मिला, यहाँ पे भी 1 मिला, इधर कितना मिला 3, यहाँ से 1 मिला, इधर से कितना मिला 3, यहाँ से 1 मिला, इधर से कितना मिलेगा 5। अरे बोलो यार, तो आंसर कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे तुम लोगों ने गलत क्या किया, जो मैंने बोला था ना कि लोअर एनर्जी से लेके हायर एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का पुट करना है। उसके लिए मैंने तुमको अफाबुए प्रिंसिपल बोला था, याद है? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, फिर 7s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, देन 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, है ना। नेक्स्ट वाला 4f, 5f, 6f एंड 7f। ऐसा लाइन खींचने के लिए बोला था यार, याद है? सो 1s के बाद कौन आना चाहिए 2s, 2s के बाद आना चाहिए 2p, इसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s के बाद कौन? और तुमने सोचा कि 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद 2p होता है, 3s के बाद 3p होता है, और तो 4s के बाद 4p होगा, है ना। 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। आया समझ में? चयन समझ में आया? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी को में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। सबसे कम वाला एनर्जी किसका है 1s का, इसके बाद किसका होता है 2s। जैसे हम लोग लाइन खींचेंगे वो मुझे क्या बताएगा, एनर्जीज के बारे में बताएगा। सबसे कम वाला एनर्जी 1s, फर्स्ट लाइन उधर से पास हो रहा है, सेकेंड वाला लाइन 2s, इसके बाद वाला एनर्जी इसके पास होता है, मतलब सबसे कम इससे थोड़ा ज़्यादा है इसका। आया समझ में? इसके बाद लाइन किस में पास हो रहा है, पहले 2p में, इसके बाद 3s में, मतलब इससे थोड़ा एनर्जी ज़्यादा किसका है 2p का। आया समझ में? नेक्स्ट वाला 3s का, नेक्स्ट वाला 3p, फिर 4s, इसके बाद किसका एनर्जी ज़्यादा है 3d, इसके बाद 4p, इसके बाद 5s। अगर फिर से एक और लाइन खींचे तो फिर नेक्स्ट किसका आएगा 3d, 4d, फिर 5p, देन 6s। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है देखो, कैल्शियम के पास 20 था, पहले 1s, फिर देखो 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। अगर इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन होता तो कहाँ पे जाता वो 3d में। इस केस में देखो यहाँ तक तो सबको पता था कि यहाँ तक तो ऐसे होता है, इस केस में मुझे ये वाला उन्होंने गलत इसलिए कर दिया क्योंकि 4s के बाद उन्होंने क्या ले लिया 4p, लेना क्या चाहिए था 3d। आया समझ में? d के पास टोटल रूम कितना होता है, कितना रूम होता है 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से s कितना मिल रहा है मुझे 5 मिल रहा है ना यार। अरे बोलो यार, और यहाँ तक तो 10 था क्योंकि कैल्शियम का किया था। अरे बोलो, सो 10 और 5 कितना होना चाहिए 15। तुमने क्या किया 4s के बाद 4p ले लिया, इसको तुमने फॉलो नहीं किया, लेकिन इसको फॉलो करना ज़रूरी है, इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। हाउ मेनी प्लस
half spin quantum numbers are present in, how many plus half spin quantum numbers are present in cobalt? Present in cobalt. cobalt में प्लस हाफ वाला कितना होता है? What is the atomic number for cobalt? 27. जल्दी. कितना आया? 17. दो ज्यादा हो गया. 17 किसका किसका आ रहा है? हाथ ऊपर करो. 15 कितने लोगों का आ रहा है? 15. हाँ 15 सही है, 17 गलत है. ऐसा नहीं है कि 2 और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो मैं और 2 रूम बना के एक एक डाल दूंगा. ऐसे नहीं हो सकता ना, उसके पास 5 रूम है. ठीक है, देखो फिर से एक बार, जिसको समझ में नहीं आया. 27 उसका होता है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, देन 3p6, 4s2 एंड 3d7. 3d7 हो गया. यहाँ से लेके यहाँ तक किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कैल्शियम का. वो पता है मुझे कितना है? 10. कितना आ रहा था? एस का वैल्यू 10 आ रहा था. मतलब प्लस हाफ, यहाँ पे 3 प्लस हाफ, यहाँ पे 1 प्लस हाफ, यहाँ पे 3 प्लस हाफ ऐड करने से मेरा कितना आ रहा था? 10 आ रहा था. 10 आ रहा था, है ना. अब डी वाला चेक करो. डी के पास कितना रूम होता है? 5 रूम. इलेक्ट्रॉन कितना रखना है? 7. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, देन 6, 7. तो एस का वैल्यू कितना आ रहा है? 5. प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, 5 आ रहा है प्लस 5. और पहले में 10 प्लस हाफ था, तो टोटल कितना आ गया? 15. आया समझ में? पक्का समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट, तो प्लस हाफ वाला अपना कन्फ्यूजन क्लियर है. कहाँ पे गलती हो सकता है समझ में आ गया, उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा. सर पहले मतलब स्पिन अप वाला एक साथ प्लस हाफ वाला पॉजिटिव स्पिन वाले को एक एक डालना है, इसके बाद नेगेटिव स्पिन को डालना है. समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो मैं क्या करूँगा? अगर मान लो मेरे पास ये D7 था ना, इसको मैं ऐसे नहीं रख सकता. D7 अगर होता है तो मैं ऐसे नहीं रख सकता 1 2 3 4 5 6 7. ऐसे नहीं हो सकता. कैसे रखना पड़ेगा? सब रूम में एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. इसके बाद अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन और रहता है तो फिर मैं स्टार्टिंग से करूँगा. जैसे 1 2 3 4 5 हो गया. फिर नेक्स्ट 6 7. समझ में आ रहा है? पूछे नहीं ना? पूछे ना. मतलब एक पार्टी में गया ना, पूजा वूजा में गया होगा या कहीं पे होता है ना पार्टी वगैरह, तो कॉलेज में मान लो टीचर डे में भी पैकेट देते हैं ना, मिठाई का पैकेट देते हैं ना. ऐसा नहीं है ना कि तुम गया और 10-12 पैकेट ले लिया एक साथ. ऐसे नहीं होता ना. सबको एक एक मिलेगा. बचता है अगर तो फिर से मिलेगा, है ना. तो सिमिलर वो यहाँ पे भी है. सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा. अगर बचता है इलेक्ट्रॉन तो फिर से देंगे. ठीक है, पूछे नहीं ना? पूछे ना? समझ में आ गया? ठीक है. तो लास्ट वाला क्वेश्चन करो. हाउ मेनी प्लस हाफ spin quantum numbers are present in, how many plus of spin quantum numbers are present in chromium? जो ये कर लेगा सही उसको मिलेगा चॉकलेट. जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा. जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा. क्रोमियम. फोर्टीन आया. अच्छा चलो 14 तो आ रहा है. बाकी बताओ. किसी का 14 से डिफरेंट है तो बताओ. किसने किसने बोला 14? 1 2. अच्छा 14. सबको चॉकलेट देना पड़ेगा क्या? तुम्हारा कितना आया? 14. हीरो कितना आया? 14 आया. किसी का भी 14 से डिफरेंट नहीं है क्या? 12. अच्छा एक और आंसर आ गया. 15 आया. सही है. और
14, 12, 15, 3 ऑप्शन तो दे दिया तुम लोगों ने, है ना। और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दिस, है ना। एंट्रेंस में तो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है ना। हाँ, एक आ गया 12 ऑप्शन, एक आ गया 14 ऑप्शन, एक वाला 15 ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्रोमियम मैंने बोला था कि चॉकलेट दूंगा, इसका मतलब इसमें तो कुछ लोचा है ना यार, है ना। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। ये क्या होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। स्टार मार्क के लिखते हैं इसको, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया है ना। फिर 4s1, नेक्स्ट क्या होगा, 4s1। दूसरा वाला में कैसा था, 4s2 होता था, है ना। इस केस में होगा 4s1 क्योंकि ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट वाला होता क्या होगा 3d5, क्योंकि मुझे टोटल तो 24 रखना है ना। यहां से स्टार्ट करके यहां तक मुझे 10 मिलेगा ना यार। अरे बोलो यार, क्योंकि मुझे तो बस प्लस हाफ को काउंट करना है। किसको काउंट करना है, प्लस हाफ को। और इधर से मुझे और 5 मिलेगा ना, तो टोटल कितना आया, 15। तो 15 आंसर करेक्ट है ना। 4s1 किसने कॉन्फ़िगरेशन में सही लिखा, अच्छा एक ने सही लिखा, बाकी लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 4s2, है ना। 4s1 लिखा, तुम्हारा आंसर 12, 13, 14 कैसे आ गया। हाँ, तो ये वाला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो नोट डाल के लिख लो, अपने को 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। फर्स्ट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम में, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कॉपर। क्या मिलता है, कॉपर। एटॉमिक नंबर इज 29, इसका 24। कॉपर का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ये 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ठीक है। समझ में आया, अच्छा। अगर कभी भी तुमको ऐसा होता है ना कि भाई एनर्जीज वाला याद करने में मुश्किल हो रहा है, अफाबुए प्रिंसिपल मुझे याद करने में मुश्किल हो रहा है ना, वो नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास एक और रूल होता है, ऑल्टरनेटिव ऑफ अफाबुए प्रिंसिपल, वो होता है n+l रूल। n+l रूल, ठीक है। n+l, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। दोनों का एडिशन वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि किसका एनर्जी ज़्यादा है और किसका एनर्जी कम है। अगर मान लेते हैं कि मुझे एनर्जीज कंपेयर करना है ना, मैं जैसे कि अभी तुम लोगों ने गलत किया था ना 4s और 3d में, अरे बोलो यार 4s और 3d में गलत किया था ना, तो वहाँ पे सिमिलर वे यहाँ पे अगर तुमको कभी गलत होता है कि मुझे नहीं हो पा रहा है, एनर्जीज मुझे याद नहीं होता है कि किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज़्यादा है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उस वजह से मेरे पास एक बेनिफिट करने वाला बंदा कौन है, n+l रूल, है ना। ये मुझे क्या बताएगा कि 2 ऑर्बिटल्स का किसका एनर्जी ज़्यादा होता है और किसका एनर्जी कम होता है, ये बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ मान लो 4s और मैंने लिख दिया 4p, तुम्हारा कंफ्यूजन ये है कि 4s और 4p में किसका एनर्जी ज़्यादा है, वो मुझे नहीं पता। उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कौन होता है, n+ है। व्हाट इज द n वैल्यू फॉर 4s, बोलो यार। और l वैल्यू कितना होता है, 0। तो टोटल कितना वैल्यू आया, 4। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 + 1, टोटल कितना आएगा, 5। तो इसका वैल्यू ज़्यादा है ना यार, तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो गया। अरे बोलो यार, तो मतलब मुझे अगर एनर्जी भी चेक करना है तो मैं ऐसे एनर्जी चेक कर सकता हूँ कि जैसे कि अगर मुझे मान लेते हैं कि चेक करना है 3d और 3s, और 3d और 3s में किसका एनर्जी ज़्यादा है, चेक करने के लिए मेरे पास क्या होना पड़ेगा, n+l रूल। n+l के हिसाब से यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, इधर l का वैल्यू कितना, 2, इधर l का वैल्यू 0। अरे बोलो कितना, 0 आ रहा है, तो इधर n+l के हिसाब से आंसर आ रहा है 5, इधर कितना आ रहा है, 3, तो किसका एनर्जी ज़्यादा हुआ। तो मतलब इसको पहले फिलअप करना है कि इसको पहले फिलअप करना है, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन को पहले। इफ इन यूनिवर्स n+l equal to 5
exist, n plus l equal to 5 exist, ठीक है ना. How many possible electrons are there? How many possible electrons are there? मतलब क्वेश्चन क्या है कि n प्लस एल का वैल्यू को ऐड करने से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना. n प्लस एल को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. ये यूनिवर्स के बारे में बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, n प्लस एल इक्वल टू 5 आ रहा है. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स में कितना हो सकता है. बुझे नहीं ना, बुझे ना, फिर से एक बार बोलूँ. n प्लस एल इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिवर्स. इसका मतलब ये होता है कि n प्लस एल को ऐड करने से 5 अगर आता है तो मेरा यूनिवर्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है. मतलब n प्लस एल इक्वल टू 6 अगर होगा तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि n प्लस एल इज इक्वल टू 5 इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो n प्लस एल इज इक्वल टू 5 इज एग्जिस्ट, तो हाउ इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, ये क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा ही आएगा. n प्लस एल इज इक्वल टू 5 अगर होता है तो टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता करना है ना. तो क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो सकता है ना एक बार. अरे बोलो यार, अगर n का वैल्यू 5 होगा, l का वैल्यू 0, मतलब ये 5s के बारे में बोल रहा हूँ. अरे बोलो यार, है ना. n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1, प्लस करने से 5 आ रहा है, सही है. अरे बोलो. तो ये कौन सा ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा हूँ, 4p. अच्छा, नेक्स्ट 3 2 हो सकता है, 3 2 कितना आएगा, 3d. क्या यहाँ पे हो सकता है क्या, 2 3. अरे बोलो, हो सकता है ना. बहुत अच्छा, बिल्कुल गलत. मैंने एक बार तुमको बोला था ना, n का वैल्यू हमेशा l से क्या होना पड़ेगा. तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो नोट डाल के लिख रहा हूँ, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. तो n का वैल्यू ग्रेटर देन l हमेशा होना पड़ेगा. अगर ये वाला सिस्टम होता है तो ये 2 और 3 मतलब किसके लिए, 3 किसके लिए होता है, f के लिए. क्या 2f एग्जिस्ट करता है क्या. तो मतलब ये तो नहीं हो सकता ना और पॉसिबल. तो मतलब मेरे पास पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 5s 4p एंड 3d हो सकता है. 5s 4p 3d मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन. तो मतलब यूनिवर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन. अभी भी डाउट है तो बोलो. समझ में आया, नहीं आया, आया ना. अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन. ये आ गया समझ में. अच्छा लिखो. इफ इन यूनिवर्स, अभी जो क्वेश्चन करेगा ना उसको चॉकलेट दूंगा. इफ इन यूनिवर्स, इफ n प्लस एल, इफ इन यूनिवर्स n प्लस एल लेस देन 3, इफ इन यूनिवर्स n प्लस एल लेस देन 3, है ना, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल. नहीं, इसको उल्टा कर दो. इफ n प्लस एल ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना. फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रॉन इन द यूनिवर्स. क्वेश्चन समझ में आया. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, n प्लस एल इज इक्वल टू 5. अभी क्या बोला कि n प्लस एल ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रहा है. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिवर्स, निकालो. तो एंट्रेंस में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, है ना. एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा हमेशा. और वो क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा जिस क्वेश्चन से 2-3 कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है. एक क्वेश्चन जैसे 10 में क्या था ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाला फॉर्मूला अपने को ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मुझे थोड़ा रूट लगा के, थोड़ा मॉडुलस लगा के, है ना, साइन ये सब घुसा के फिर करना पड़ेगा क्वेश्चन. कितना आ रहा है, 4. चलो एक का आंसर आ गया 4, दूसरा किसी का क्या आंसर आ रहा है पता करते. फोर. चलन किसी का 4 से डिफरेंट है, 6 12. चलो 3 ऑप्शन आ गया, 4 6 12.
12। तुम्हारा कितना है आंसर? 4। तुम्हारा 6। 14, 4, 3। कौन है 3? अच्छा, तुम्हारा कितना आया? 8। वाह, सबका डिफरेंट आंसर है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन में बोला n+l ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या होगा? n+l इक्वल टू 1 पॉसिबल हो सकता है ना? अरे बोलो, n+l ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, उसका मतलब n+l इज इक्वल टू 1 ये पॉसिबल है। अरे बोलो, n+l इक्वल टू 2 ये भी पॉसिबल है। अरे बोलो यार, n+l इक्वल टू 3 ये भी तो पॉसिबल है ना यार। ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल बट इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल। और समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलता है? 1 और 0। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? 1 और 0 का कॉम्बिनेशन मतलब 1s। अरे बोलो यार, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2, मतलब 2 0 हो सकता है ना यार, लेकिन यहाँ पे 1 1 हो सकता है। अरे बोलो यार, 1 1 को ऐड करने से भी तो 2 होता है ना यार। पॉसिबल हो सकता है क्या यार? नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि यहां से तो मुझे 2s मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 1p हो जाएगा ना। 1p एग्जिस्ट करता है क्या? मतलब यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट कहाँ पे आना चाहिए कि हमेशा क्या होना चाहिए? n का वैल्यू l से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ से क्या हो सकता है? 3 0 कॉम्बिनेशन। 3 0 कॉम्बिनेशन होने से 3s आ रहा है ना, और 2 1 कॉम्बिनेशन से 2p आ रहा है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2। यहां से कितना मिलेगा? कितना हो गया? 4। यहां से और 2, कितना हो गया? 6। यहां से कितना हो गया? 6। टोटल कितना आंसर आया? 12। तो 12 आंसर इज द करेक्ट आंसर। एक का आया सही, बाकी सबका गलत। ठीक है, चलो फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट। तुमको आया समझ में? नेक्स्ट, if in universe 2 greater than n+l है ना, लेस देन और इक्वल टू 5, समझ में आ रहा है? इज पॉसिबल ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिवर्स। अभी सबसे सही आंसर आना चाहिए। थर्टी फोर
कितना आंसर आया? 34 से अलग आंसर आया क्या किसी का? 34 से अलग आंसर? क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 ग्रेटर देन n प्लस l लेस देन और इक्वल टू 5 इज पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स? तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, n प्लस l का वैल्यू 3 हो सकता है ना, क्योंकि ग्रेटर देन बोला है 13 30। अच्छा, एक 30 आंसर, सबका 34 है ना, चेक करते हैं। तो n प्लस एल इज इक्वल टू 3, ये हो सकता है ना पॉसिबल? अरे बोलो यार, ये पॉसिबल है। अच्छा, n प्लस एल इक्वल टू 4, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, n प्लस एल इक्वल टू 5, क्या ये पॉसिबल? ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि इक्वल टू बोला है यहाँ पे। तो इस वजह से कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है, 3 प्लस 0, तो क्या मिला यहाँ पे 3s। यहाँ पे क्या मिल सकता है 2 प्लस 1, क्या मिला 2p। क्या और पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे? नहीं हो सकता ना, क्योंकि दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, l से ज़्यादा। इक्वल होगा तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 0 क्या मिला 4s, 3 प्लस 1 क्या मिला 3p। क्या हो सकता है 2 प्लस 2? नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला बात करें तो यहाँ पे 5 प्लस 0 कितना मिला 5s, 4 प्लस 1 कितना मिला 4p, 3 प्लस 2 कितना मिला 3d। क्या और हो सकता है? तो यहाँ पे कितना मिला मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिला और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इज 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कितना मिला 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 6 कितना आया 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कितना मिल रहा है 2 प्लस 6 प्लस 10 कितना आया 18। सब प्लस करो, 18 प्लस 8 कितना होता है 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 8 34। समझ में आ रहा है? 30 आंसर गलत है। डाउट है कि समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, है ना। इससे सिंपल क्वेश्चन तुमको जिंदगी में आज तक नहीं मिला है, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, in which atom the outermost electron can have the following set of quantum numbers, can have the following set of quantum numbers. Following set of quantum numbers. क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, in which atom the outermost electron can have the following set of quantum numbers. ठीक है, 3n equal to 3, l is equal to 0, now only plus half. In which atom the following set of, in which atom the outermost, क्या बोला था क्वेश्चन में, in which atom the outermost electron, है ना, can have the following set of quantum numbers. आया आंसर? आंसर आ गया, जल्दी निकाल। सोडियम, सोडियम किसने बोला? हाँ बिल्कुल सही है, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ से मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला ना, आउटर मोस्ट के बारे में बोला, तो आउटर मोस्ट का मतलब यहाँ से 3 मिलेगा, 0 है, इससे समझ में आया कि s होगा, और s0 मतलब m भी 0 होना चाहिए, प्लस ऑफ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्योंकि सोडियम का देखो 3rd लाइन पे है। अरे बोलो यार, 3rd लाइन पे है और s ब्लॉक में होना पड़ेगा। लास्ट डे बोला था कि s ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में अगर होता है तो s में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो आया ना, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what are the quantum numbers of the valence electron, what are the quantum numbers of the valence electron
what are the quantum numbers of the valence electron in potassium? Valence electron in potassium in ground state. In ground state. Ground state. फिर से एक बार बोल दो क्वेश्चन लिख लो. What are the quantum numbers of the valence electron in sodium atom? Potassium atom. In potassium atom in ground state. n इक्वल टू कितना आया 4, l इक्वल टू m इक्वल टू और s इक्वल टू प्लस ऑफ. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन में बोला ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालना है. किसका निकालना है? क्वांटम नंबर्स भी निकालना है लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन का नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना. क्योंकि पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1. क्वेश्चन में बोला कि किसका निकालने के लिए बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का. ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इसमें. मतलब इसका क्वांटम नंबर्स क्या है निकालना है. आया समझ में? तो इसका क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, मुझे समझ में आ गया कि इसका निकालना है. तो यहाँ से मुझे समझ में आता है n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0 और s का वैल्यू प्लस. खत्म. सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इससे इजी क्वेश्चन तो तुमको नहीं मिला होगा है ना. बहुत इजी क्वेश्चन है. घर पे जाके क्वेश्चंस किया था लास्ट डे, मैंने बोला था. वीडियो नहीं मिला. डीपीपी ले लेना आज. किसको किसको नहीं मिला? एक लास्ट क्लास में एब्सेंट था. डीपीपी का मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन शीट, डेली प्रैक्टिस पेपर. 1 2 चयन 3 लोगों को नहीं मिला, बाकी लोगों को मिला था. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट n, l and m. n, l and m values for 3s, फिर 2p, then 4p. आगे आंसर इसका क्या आया? n3 l 0 m s प्लस माइनस हाफ. इसका कितना आया? n2 l 1 m माइनस 1 0 प्लस 1 और s प्लस माइनस. और 4p का भी सिमिलर, बस n के जगह पे होगा 4. ठीक है. तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना. और एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन हमेशा क्वांटम नंबर से एंट्रेंस में आता ही है. एंट्रेंस में हमेशा एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स के ऊपर रहेगा. ठीक है. तो मतलब अभी तक हम लोगों ने 4 मार्क कमा लिया. कितना मार्क कमाया? 4 मार्क.
और अपने को टोटल कितना है पता है ना, 180 है केमिस्ट्री में। 180 में 4 मार्क मिला अभी, है ना। वो भी मिलेगा धीरे धीरे 2 साल में। और कितना कमाना है, 176 मार्क्स, ठीक है ना। तो कमा सकते हैं ना आराम से। अच्छा, अभी तो इस बार का परसेंटेज कितना आया, 90 पॉइंट समथिंग आया ना परसेंटेज। तो तुम्हारे टाइम में अभी नेक्स्ट ईयर में जो अभी जो 12 में है स्टूडेंट्स, उनको वो लोग हमें 100% 90 के ऊपर क्रॉस करेंगे, है ना। मतलब 90 के ऊपर जाएगा तो 91 92% ऐसा जाएगा, है ना। हो सकता है कि कोई प्लेस भी कर ले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 4-5 स्टूडेंट बहुत अच्छा है ना। तुम लोग जानते होगे, तुम्हारे स्कूल के सीनियर्स लोग होगा, है ना। रोनी राउत को जानता है, पहचानता है रोनी राउत? अच्छा, रोनी राउत है। इसके बाद जेकी अशरफ, जेकी अशरफ को तो जानता होगा, है ना। एक और है मासूम बोल के एक लड़का है ना। एक और है ऑर्गो, ऑर्गो को जानता है? हाँ, तो 4-5 स्टूडेंट है, तो उनमें से रैंक भी आ सकता है, 90% के ऊपर तो जाएगा ही, है ना। तो तुम्हारे टाइम में तो कंपटीशन और भी टफ है ना। क्योंकि हमेशा क्या करना है, अपने को इंक्रीज करना है ना मार्क्स। अरे बोलो यार, जैसे कि लास्ट ईयर हाईएस्ट कितना था, 87% ऐसा था। इस बार उसको ब्रेक करके कितना लाया, 90% लाया। तो अभी रोनी राउत ये लोग भी गुस्से में है कि वो लोग भी ब्रेक करके लाएगा 92-93%, है ना। और तुम लोग के टाइम में तो वो कितना जाना चाहिए, 95 जाना चाहिए। हाँ, 95 जाना चाहिए, नहीं तो अपना तो इज्जत ही नहीं रहेगा फिर, है ना। अगर ऐसे बोले कि तुम लोग के बैच से किसी को 90% के ऊपर, मतलब वो जो था पहले वो ब्रेक नहीं हुआ, तो इज्जत नहीं है ना यार। अरे बोलो यार। लेकिन अगर सोचो कि 95% भी मिल गया और साथ साथ अपना एंट्रेंस में भी हो गया, तो फ़ायदा है ना उससे, है ना। और इससे अगर अपना 95% भी नहीं आता है ना, उससे कोई लॉस नहीं है। अगर 80% करके भी एंट्रेंस में क्लियर होता है, तब तो और भी फ़ायदा है ना। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर लिया, है ना। अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। लास्ट डे हम लोगों ने एक टॉपिक किया था और मैंने बोला था ना कि ये पता होने से तुम ये चीज़ निकाल सकते हो कि उसका पोजीशन कैसा होगा, मतलब एक एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा वो तुम आराम से निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड, फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड of potassium. Find out the group and period of potassium. पोटाशियम का ग्रुप एंड पीरियड निकालना है। ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, नीचे देख के करो। ग्रुप और पीरियड किसका निकालना है, पोटाशियम का निकालना है। ग्रुप 1 4 पीरियड, कैसे समझ में आया? 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट वाला चीज़ देख के समझ में आया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला निकालो। ग्रुप एंड पीरियड, फाइंड आउट द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ क्लोरीन। ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ग्रुप एंड पीरियड निकालना है। हो गया? क्लोरीन का निकालना है फटाफट। ग्रुप कौन सा? 17 और पीरियड 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म कहाँ पे होता है? 3p5 में हो रहा है। किस में हो रहा है? 3p5 में हो रहा है ना। तो 3p5 से अपने को समझ में आता है कि वो कहाँ पे है? थर्ड पीरियड में है। p5 में ख़त्म हो रहा है ना। और p ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? 13 से। ग्रुप 13 से होता है ना p ब्लॉक स्टार्ट।
मतलब 13 में P1, 14 में P2, 15 में P3, 16 में P4, 15 में P5, है ना, और 18 में P6। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब बताओ लास्ट वन, अगर ये सही हो जाता है फिर इसके ऊपर और क्वेश्चन नहीं करेंगे। फाइंड आउट द ग्रुप एंड द पीरियड, फाइंड आउट द ग्रुप एंड द पीरियड, ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ नियॉन। नियॉन ग्रुप एंड द पीरियड, ऊपर देख के कोई फायदा नहीं, नीचे कॉपी में, एग्जाम में पीरियड टेबल थोड़ी ना मिलेगा। फाइंड आउट द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ नियॉन। सेकेंड पीरियड 18th ग्रुप, क्लियर, क्योंकि P5 आ रहा है, 2P6 में खत्म हो रहा है ना, 2P6 है तो P का लास्ट वाला, P ब्लॉक का लास्ट वाला, P ब्लॉक कितना है 6 ग्रुप मिलके, लास्ट ग्रुप मतलब ग्रुप 18, ठीक है। तो मतलब पोजीशन में निकाल सकता हूँ, अपना देखो कितना फायदा हो रहा है अपने को। अभी पोजीशंस के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, अपने को एडमिन नंबर अगर पता होगा, अगर मुझे एडमिन नंबर पता होगा तो मैं उसका अगर एक ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट का एडमिन नंबर पता है तो मैं उस ग्रुप का बाकी एलिमेंट्स का निकाल सकता हूँ आराम से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। देखो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स पहले मिला था, लेकिन आइसोटोन्स अपने को नहीं मिला था, ठीक है। तो फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं उसका। आइसोटॉप्स का डेफिनेशन लिखो, आइसोटॉप्स का डेफिनेशन लिखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स which have the same atomic number, which have the same atomic number but different mass number are called isotopes. Isotopes. Atoms of same element which have the same atomic number but different atomic mass या फिर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। लिख दिया? अच्छा, आइसोटोप्स का एग्जांपल बताओ तो क्या होता है? क्लोरीन और हाँ, तो एग्जांपल डाल दो वहाँ पे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइयम। लिख दो, फटाफट लिख दो। क्लोरीन का भी एग्जांपल हो सकता है, कार्बन का भी होता है ना, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन का भी हो सकता है, सल्फर का भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख दो वहाँ पे, हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लिख दो, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइसोबार्स। आइसोबार्स का डेफिनेशन लिखो फटाफट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट, ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, आइसोटोप्स हमेशा क्या होगा, सेम एलिमेंट के बीच में। आइसोटोप्स हमेशा क्या होगा, सेम एलिमेंट्स, और आइसोबार्स क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स। ये याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। आइसोबार्स में लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर, हैविंग द सेम मास नंबर but different atomic number, but different atomic numbers are called isobars. Give an example of isobars. आइसोबार का एक एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? आर्गन कैल्शियम वाला, है ना, वो तो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है ना, वो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। आइसोबार्स का एग्जाम्पल क्या होगा? आर्गन और अब नहीं है ना। लिखो एग्जाम्पल में, लिखो आर्गन कैल्शियम, फिर आर्गन पोटाशियम, ये भी होता है, आर्गन कैल्शियम, आर्गन पोटाशियम, ये भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? आइसोटोप्स मतलब विद इन द सेम एलिमेंट, है ना, और आइसोबार्स का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट लिखो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में फटाफट लिखो, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
atoms having same number of neutrons, atoms having same number of neutrons but different mass numbers, but different mass number. Atoms having same number of neutrons but different mass number are called isotones. एग्जाम्पल दो. ड्यूटेरियम और हीलियम सेम होता है. एक और एग्जाम्पल. कोबाल्ट, कोबाल्ट और जोर से बोलो. निकल, निकल का एटॉमिक मास कितना है और कोबाल्ट का कितना है? तो पहले तो समझ में आना पड़ेगा ना न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं. न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? मतलब ये मैंने x मान लिया, मतलब ये एलिमेंट है ना. ये मैंने z बोला, मतलब ये क्या है? एटॉमिक नंबर है. और ऊपर मैंने a डाला, मतलब ये मास नंबर है, जिसको मैं एटॉमिक मास भी बोलता हूँ, है ना यार. अच्छा, सिमिलर टाइप ऑफ देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मानो कैल्शियम डाला, ये मैंने 20 डाला, ये मैंने 40 डाला, ठीक है. तो ये 20 मतलब एटॉमिक नंबर, ये 40 मतलब मास नंबर, ठीक है ना. पूछे नहीं ना, पूछे ना. तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करूंगा? a माइनस जेड. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस जेड. मतलब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को मैं माइनस करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है. ये होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है. तो अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ही नहीं पता तो मैं उसका न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट तो नहीं कर सकता ना यार. पूछे नहीं ना, पूछे ना. एग्जाम्पल में डालो, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस. सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस में सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है यार? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14. उसका मास नंबर कितना है? 30, है ना. फॉस्फोरस का कितना है? 15. मास नंबर कितना है? 31. तो दोनों का न्यूट्रॉन सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? तो अगर न्यूट्रॉन सेम है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? आइसोटोन्स. क्या बोलूँगा? आइसोटोन्स, ठीक है. जैसे लास्ट डे हम लोगों ने एक और बात किया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है. आइसो प्रोटॉन बोल के ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. आइसोटोन्स मिला, आइसो बार मिला, आइसोटोप्स मिला, आइसो इलेक्ट्रॉन्स मिला, ठीक है. क्वेश्चन लिखो एक, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग. इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है यार? अरे बोलो हीरो, सब हीरो लोगों को बोल रहा है. डाउट है क्या इसमें? कुछ डाउट नहीं है ना. तो क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग. इन द फॉलोइंग, ऑक्सीजन, सेकंड वाला मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सेकंड वाला मैग्नीशियम, एंड लास्ट वाला सल्फर. हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हाँ, ग्राउंड स्टेट में कुछ भी नहीं दिया हुआ ना चार्ज, मतलब ग्राउंड स्टेट में ही निकालना है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. एटॉमिक मास कितना है? 16. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12. एटॉमिक मास कितना है? 24. सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16. और एटॉमिक मास कितना है? 32. निकालो फटाफट. क्या तुमको लगता है ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा? ये क्वेश्चन कभी भी एंट्रेंस में नहीं आया क्योंकि इतना इजी है ना. प्लस प्लस माइनस करना है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो एंट्रेंस में आएगा, ठीक है.
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला बोलो? 8। चयन कितना मिला? समझ में आया? प्रोटॉन कितना मिला? 8। -8 +8 छम रिजल्टेंट 0, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स कितना मिला? कितना मिला? 8। नेक्स्ट वाला बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना आया? 12, है ना? अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन कितना? 12। प्रोटॉन कितना? 12। और न्यूट्रॉन कितना? 12। नेक्स्ट वाला 16 16 16, मतलब सब में सेम आ रहा है ना, इतना सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिख दो कॉपी में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स comma protons and neutrons, the number of electrons, protons and neutrons in a species लिखा, are equal to species are equal to 18, 16 and 16 respectively, 18, 16 and 16 respectively, ठीक है। assign proper symbol to the species, proper symbol to the species। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सुनो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। assign proper symbol to the species, जल्दी जल्दी। क्या आएगा आंसर? S2-, ये बोल रहा है? अरे बोलो यार, किसी का इससे डिफरेंट है तो बोलो। ये जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? 18, 16, 16 बोला ना, तो 18, 16, 16 बोला, मतलब फर्स्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो यार। और नेक्स्ट वाला क्या है? प्रोटॉन है ना। और नेक्स्ट वाला क्या है? न्यूट्रॉन है। अरे बोलो यार। प्रोटॉन वाला मुझे ये बताता ना एटॉमिक नंबर। अरे बोलो यार, क्योंकि प्रोटॉन को मैं इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता, तो मतलब ये मुझे बताएगा ना उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो 16 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा होता है? सल्फर होता है। तो उससे अपने को समझ में आ गया कि ये सल्फर वाला बंदा है। इसके बाद देखा कि इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? -2। क्या अभी चेक करना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन सही है? अरे बोलो यार, सही है गलत है? सही है ना यार, तो मतलब अपना वाला सही है। यहाँ पे क्या लगेगा? 1632, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, amongst the following which one has maximum neutrons? amongst the following which one has maximum neutrons? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, ठीक है। ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी पोटाशियम, ठीक है। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन। कार्बन, पोटाशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। व्हिच वन हैज मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स? किसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है?
पोटेशियम आंसर कितना आ रहा है? पोटेशियम का कितना आ रहा है? 21। सही है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फटाफट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑक्सीजन का क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स, बाकी दोनों निकालना है, बाकी तीनों निकालना है। एल्यूमिनियम का इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है? मास नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाकी सब निकालो। क्लोरीन का मास नंबर और प्रोटॉन्स बाकी निकालना है। Mg2+ का न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, बाकी निकालना है फटाफट। ऑक्सीजन निकल गया, बोलो यार। एटॉमिक मास नंबर कितना आया? याद था उसको डाल दिया, ऐसा किया क्या? अगर किसी को याद नहीं होता तब भी वो निकाल सकता है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूट्रॉन्स इक्वल टू कैसे होता है बोलो यार? A-Z होता है ना। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स गिवन कितना है? 8 गिवन है। तो A क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर कितना है? सॉरी, A तो एटॉमिक नंबर नहीं है, तो मास नंबर है ना। मास नंबर कितना गिवन है? मास नंबर तो निकालना है। Z का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। सो A का वैल्यू कितना आ गया? 16। ये 16 कौन मिला मुझे? मास नंबर, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तब ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकता है, और अगर याद है तो उसको डाल दो, जो जल्दी होगा, है ना। जिससे जल्दी मेरा होगा उसको यूज़ करना है। तुम्हारा आ गया सबका आंसर? सब आ गया। बताओ ऑक्सीजन वाला कितना लिखा है यहाँ पे? 16। ये कितना आया? 8। इलेक्ट्रॉन 8। एल्यूमिनियम का 27, सही है। एटॉमिक नंबर 13। अगर किसी को एटॉमिक नंबर याद नहीं होता तो कैसे निकालेगा? इससे निकालेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है, और मुझे पता है एट ग्राउंड स्टेट इफ देयर इज नो चार्ज कैरिंग इन द एलिमेंट, अगर एलिमेंट में कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे 27 ये 13 है, मतलब ये भी हो गया 13। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन भी कितना आएगा? 13। बहुत अच्छा। ये वाला कितना? 35 गिवन है। एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन कितना होगा? 17। तो ये आ गया 17। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? ये तो हाँ, न्यूट्रॉन्स निकाला, कितना आया? 18। और ये इलेक्ट्रॉन 18। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्योंकि माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्योंकि माइनस है।
Mg2 प्लस मास नंबर कितना हुआ 24, क्योंकि प्लस और माइनस से मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। 24, ये एटॉमिक नंबर 12, पॉजिटिव प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन 10 गिवन, हो गया खत्म। आया समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नया कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी होमवर्क ये है कि घर पे जाना है, कोई भी बुक होगा तुम्हारे पास, शीट तो दिया हुआ है, और शीट के अलावा तुम कोई भी बुक को यूज़ कर सकता है एंट्रेंस के लिए, किसी को भी बुक को भी यूज़ करो, उसका क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस करो, ठीक है। और नेक्स्ट डे उसके रिलेटेड अगर कुछ डाउट होता है तो पूछो। समझ में आ रहा है? बोलो सर। शीट, हाँ रुको मैं शीट के लिए बोलता हूँ।